खुशखबरी। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। डीए एरियर्स लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत, डीआर का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के दौरान रोके गए डीए और डीआर का भुगतान अब शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। डीए एरियर क्यों रोका गया था? कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को मौजूदा दर पर ही डीए मिलता रहा। नई डीए वृद्धि को लागू नहीं किया गया। पेंशनरों के डीआर में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। डीए एरियर भुगतान का प्रभाव। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों को कई तरह के फायदे होंगे। आर्थिक राहत, बड़ी राशि एक मुश्त मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार। बचत में वृद्धि, अतिरिक्त राशि से बचत करने का मौका। खर्च करने की क्षमता, बाजार में मांग बढ़ने की संभावना। मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के उत्साह में बढ़ोतरी। डीए एरियर की गणना कैसे होगी? डीए एरियर की गणना कर्मचारी के वेतन और उस समय लागू डीए दर के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है। जनवरी 2020 में डीए दर 17% थी। जुलाई 2020 में डीए 4% बढ़कर 21% हो गया। जनवरी 2021 में डीए 3% बढ़कर 24% हो गया। इस स्थिति में डीए एरियर की गणना इस प्रकार होगी। 1 जनवरी से जून 2020 कोई एरियर नहीं, 17% डीए मिल रहा था। 2 जुलाई से दिसंबर 2020 4% का एरियर, 6 महीने। 50,000 बै 4% x 6 12,000 रुपए। 3 जनवरी से जून 2021 7% का एरियर, 6 महीने। 50,000 बै 7% x 6 21,000 रुपए। कुल डीए एरियर 12,000 प्लस 21,000 33,000 रुपए। डीए एरियर भुगतान का प्रक्रिया। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद डीए एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 विभागों को निर्देश जारी। 2 कर्मचारियों के डेटा की जांच। 3 एरियर राशि की गणना। 4 भुगतान के लिए बिल तैयार। 5 पीएफएमएस के माध्यम से राशि का ट्रांसफर। 6 कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा। डीए एरियर पर आयकर। डीए एरियर पर आयकर देना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एरियर राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय मानी जाएगी। मौजूदा आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। टीडीएस काटा जा सकता है। फॉर्म 16 में एरियर राशि दिखाई देगी। डीए एरियर, भविष्य की संभावनाएं। डीए एरियर के भुगतान के बाद भविष्य में कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। नियमित डीए वृद्धि जारी रहेगी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार। पेंशन में संशोधन की संभावना। अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राशि का सही उपयोग करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। कोर्ट ने कम्यूटेशन कटौती पर लगाई रोक, पूरी पेंशन देने का दिया आदेश। श्री एस.के. गगनेजा, जो केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं, ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एफ्ट) दिल्ली में याचिका दर्ज करवाई थी और न्यायालय से अपील की कि वे सरकार को आदेश दे कि उनकी पेंशन से हो रही कम्यूटेशन कटौती को फौरन बंद किया जाए। गगनेजा का तर्क था कि 11 वर्ष और 6 महीने की पूर्व निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है और अब किसी भी आगे की कटौती की कोई वैधता नहीं रही। इसलिए जब तक कि मामले का निर्णायक फैसला नहीं हो जाता, उनके पेंशन से किसी भी कम्यूटेशन कटौती को रोक देना चाहिए।
श्री गगनेजा ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि 1 सितंबर 2022 के बाद से हुई पेंशन कटौती की राशि उन्हें वापस की जाए। उनका तर्क है कि निर्धारित अवधि के बाद भी पेंशन में कटौती जारी रखना अनुचित है। इसलिए उन्होंने एफ्ट से यह आदेश देने की मांग की कि सरकार यह राशि उन्हें लौटाए। अंतरिम राहत की मांग। याचिकाकर्ता ने आगे अंतरिम राहत की भी मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक उनकी पेंशन से 18,800 रुपये प्रति माह की कम्यूटेशन कटौती को रोका जाए। उनका कहना था कि यह कटौती पूरी तरह अनावश्यक है और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। देरी के लिए माफी। एफ्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्हें ज्ञात होने के बावजूद उन्होंने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने देरी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने कुछ वर्तमान मामलों का हवाला देते हुए इस देरी को माफ करने की अपील की है। संदर्भित मामले। श्री गगनेजा ने अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए कुछ अन्य मामलों का हवाला दिया है। शीला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन की कम्यूटेड राशि की वसूली पर रोक लगाई थी। रामस्वरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने पेंशन कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया था। एफ्ट का आदेश। एफ्ट ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 महीने के भीतर दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 अगस्त 2024 को प्रधान रजिस्ट्रार के सामने होगी, जबकि मुख्य बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होगी। अंतरिम रूप से न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वे श्री गगनेजा की पेंशन से 18,800 रुपये की कटौती तब तक न करें जब तक कि इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। यह निर्णय न केवल श्री गगनेजा के लिए बल्कि उन सभी पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पेंशन कटौती से प्रभावित है। यह आदेश न्यायपालिका के संवेदनशील दृष्टिकोण और पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार बनी तो घर लाकर देंगे EPS 95 पेंशन 7500+ DA। 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद सुप्रिया ताई सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने पेंशनधारकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार से उनकी मांगों को जल्द स्वीकार करने की अपील की। सुले ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे EPS 95 पेंशनधारकों को 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता DA सुनिश्चित करेंगी। यह वादा पेंशनधारकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस कार्यक्रम के दौरान सुले ने 2014 के पहले की स्थिति का भी जिक्र किया, जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्ता में नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस समय अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने की वकालत की थी। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद पेंशनधारकों ने उम्मीद जताई थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक यह वादा अधूरा है। सुले ने इस बात पर चिंता जताई कि भाजपा नेताओं द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर भी अपने पुराने वादों को भूल गए हैं। सुले ने जोर देकर कहा कि जब तक EPS 95 पेंशनधारकों को उनका हक नहीं मिलता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रिया ताई सुले के इस भाषण ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई।